हमारा आज का जो लेक्चर है ये फ्रेमिंग ऑफ इशू के मुतल्लिक है। इसमें हम इसके कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो प्रैक्टिस में हम फेस करते हैं इशू फ्रेमिंग के हवाले से। पहले तो पता होना चाहिए कि फ्रेमिंग ऑफ इशू है क्या, कौन करेगा, और इसमें एज अ लॉयर हमारा क्या रोल एंड टास्क होता है, और यहाँ पर जो कोर्ट प्रैक्टिस है उसको मिसयूज़ किस तरह किया जा सकता है। क्योंकि इस एप्लीकेशन के ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, हम अदालती तरीक़ाकार को मिसयूज़ कर सकते हैं। जब हम लोग प्रैक्टिस की बात करते हैं तो वहाँ पर दो चीज़ें आती हैं। हम जो वकील है वो केसेस को दो बुनियादों पर लेते हैं। एक केस वो होते हैं कि जो लड़ने होते हैं और लड़के जीतने होते हैं, और एक केस में हम जो फ़ीस लेते हैं ना, खाली मामले को लटकाने की, अगले बंदे को तंग करने की, हार करने की। और हमारा अदालती तरीक़ाकार है भी ऐसा कि अगर मैं इधर से कोई फ़ेक कागज़ उठाकर चला जाऊं और उस कागज़ की बुनियाद पर कोई दावा फ़ाइल कर लूं और स्टे ले लूं, तो हो सकता है वो 10-15 साल क्या हो, चलता रह जाए। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कोर्ट फ़ीस रखी गई कि जी 15,000 रुपये कोर्ट फ़ीस। लेकिन जिसने किसी को तंग करना तो वो 15,000 रुपये भी क्या करता है, भर देता है। तो उसके पीछे जो कुछ रीज़न्स क्या है, एक रीज़न ये है कि अभी जो न्यू अमेंडमेंट भी आई है सीपीसी के हवाले से, सीपीसी के कुछ ऑर्डर्स हैं 10, 11, 12, 13। हमारी अदालतें इसको निगलेक्ट कर चुकी हैं। असल में ये प्रोसीजर चलता कैसे है, दावा फाइल किया, अपोजिट पार्टी क्या फाइल कर देती है, जवाब दावा। अदालत क्या करती है, अदालत ये करती है एक तरफ प्लेट और एक तरफ रिटन स्टेटमेंट, एक तरफ प्लेट और एक तरफ रिटन स्टेटमेंट, एक तरफ दावा और एक तरफ जवाबे दावा। दावे में जो प्लेंटिफ है वो क्या करता है, प्लेंटिफ का काम क्या है, प्लेंटिफ डिफरेंट जो फैक्ट्स होते हैं वो अलेज करता है कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, मेरा मुआहदा हुआ था, इतने पैसे लेने थे, गाड़ी देनी थी, सारे के सारे फैक्ट क्या करता है, वो अलेज करता है। जो रिटन स्टेटमेंट होती है या जवाब दावा होता है उसमें कोई भी डिफेंडेंट क्या करता है, वो इन अलेज्ड फैक्ट्स को या तो करता है एडमिट, और या इन अलेज फैक्ट को क्या करता है, डिनाई। या तो वो कहता है जी हाँ जी मुआहदा हुआ था, या वो कहता है कि ना जनाब मुआहदा तो हुआ था बट ये शर्त गलत है, कुछ को क्या कर लिया, एडमिट। अगर आपको याद हो जब हमने जवाब दावा एक फ्रेम किया था तो कुछ फैक्ट्स को क्या किया था, एडमिट, कुछ को पार्टली एडमिट और पार्टली डिनाई किया था, और कुछ को टोटली क्या किया था, डिनाई। When one fact is alleged by one party, अलेज कौन करेगा, डेफिनेटली अगर प्लेंट है तो प्लेंटिफ करेगा। When one fact is alleged by one party and denied by other, एक ने कहा कि ऐसा है, दूसरी पार्टी कहती कि ना ऐसा तो नहीं है। अब मसला हो गया कि फैक्ट इज अलेज्ड बाय वन पार्टी और डिनाइड बाय अदर। एक कहता है 10 लाख देने हैं, दूसरा कहता ना जी डिनाइड, कोई 10 लाख नहीं देने। तो ये क्या हो गया, ये है मसला, ये है इशू, ये है अमर तस्फिया तलब। इशूज को उर्दू में क्या कहते हैं, अमूर तस्फिया, तस्फिया जिस पर सुलह सफाई चाहिए, अमूर तस्फिया तलब आ गया जनाब, इशू आ गया। तो इशू किस चीज पर फ्रेम हुआ, इशू फ्रेम हुआ ऑन द मैटर विच वाज अलेज्ड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय द अदर। तो यही तो मसला है ना, एक कहता है ऐसा,
है। अगर मैं पूछूं तुम दोनों उधर इशू क्या है, ये कह रही कि ऐसा है, दूसरी कहती नहीं नहीं ऐसा है, तो ये क्या है, इशू। तो हमारा मुकदमा चलता कैसे है कि जब दावा और जवाब दावा आता है ना, तो इससे अदालत क्या फ्रेम करती है, इशू। इशू फ्रेम करने के बाद, अच्छा एक और आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताता चलो। आपके एग्जाम में एक सवाल आ जाता है, दैट राइट अ नोट ऑन द प्री ट्रायल प्रोसीडिंग। तो बंदा सोचने लग जाता है ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं था। ये फ्रेमिंग ऑफ इशू आर्डर 14, इससे पीछे पीछे सारा प्री ट्रायल है। ट्रायल कहाँ से स्टार्ट होता है, आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इशू, यहां से ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। क्रिमिनल में हमने क्या चीज देखी थी, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। यहां पे क्या चीज है, फ्रेमिंग ऑफ इशू। इस इशू को फ्रेम करने के बाद अदालत कहता है कि आप क्या लेकर आओ अब अपने गवाह। तो गवाह कब आते हैं, आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इशू। और अगर कोई खास इशू फ्रेम ना हो तो समरी ट्रायल में केस को क्या कर दी जाता है, आर्डर 15 में खत्म। और अगर इशू फ्रेम हो जाए तो गवाह, सबूत और क्या आ जाते हैं, बयानात। क्या चीज आ जाती है जनाब, गवाह, सबूत और बयानात कब आते हैं, आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। अब मैंने आपको क्या बताया, अब सवाल यह है कि इशू कितनी किस्म के होते हैं, 2 किस्म के, इशू ऑफ लॉ और इशू ऑफ फैक्ट। एक इशू होगा इशू ऑफ लॉ और एक इशू होगा इशू ऑफ फैक्ट। इशू ऑफ फैक्ट क्या है, इशू ऑफ फैक्ट ये है कि एक पार्टी कहे कि जी मेरा मुआहदा हुआ था, दूसरी पार्टी कहे कि ना जी नहीं हुआ। अब इसको कैसे साबित करेंगे, गवाह के जरिए से। हकीकत है ना कैसा है या नहीं, तो ये कौन सा हो गया इशू, इशू ऑफ फैक्ट। कौन साबित करेगा इशू ऑफ फैक्ट को, कुछ चीजें क्या हो गई थी, एडमिट, इस पर इशू बनता ही नहीं है। वजह, कानून शहादत आर्डर, एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। तो उनको हम गवाह क्यों बुलाते हैं, किसी चीज को साबित करने के लिए। और जो मुकदमे में चीजें एडमिट कर ली जाए तो नीड्स नॉट टू बी प्रूव्ड। आर्टिकल 112, 13, 11, 12 कानून शहादत आर्डर, दैट एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, छोड़ दिए जनाब। फैक्ट, जो इशू ऑफ फैक्ट है उसको साबित करने के लिए कौन आएगा, गवाह। तो फिर ये इशू ऑफ लॉ क्या होगा, मैं कहता हूं हुजूर ये जो काज ऑफ एक्शन है, ये काज ऑफ एक्शन 1 साल पहले हुआ था और मेरे पास लिमिटेशन पीरियड कितना है, 3 साल का, लिहाजा मेरा मुकदमा आप सुने। दूसरी पार्टी कहती है कि जनाब ये 13 साल पुरानी बात है, ये मुकदमा तो टाइम बार्ड है। अब क्या ये टाइम बार्ड है या नहीं। एक पार्टी कहती है जनाब हुजूर आपकी ज्यूरिसडिक्शन है, दावे में लिखते ना कि आपकी ज्यूरिसडिक्शन है। दूसरी पार्टी कहती है जनाब आपकी तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है। अब ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं है कहां पर लिखा हुआ है, लॉ के अंदर। इसका जवाब कहां से आएगा, लॉ से आएगा। तो इशू ऑफ लॉ हो गया। अच्छा अब सवाल यहां पर यह है कि पहले इशू ऑफ लॉ डिसाइड होगा या इशू ऑफ फैक्ट डिसाइड होगा, इशू ऑफ लॉ। पहले ये डिसाइड होगा कि लिमिटेशन है या नहीं, ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं, बाकी सारी बातें बाद की। तो पहले ये डिसाइड होगा। अब जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, इशू तो फ्रेम हो गए। अब अगर कोई ऐसी बात जो आप चाहते थे कि अदालत उसका इशू फ्रेम करे, लेकिन अदालत वो चीज इशू उसका फ्रेम, अब मसला क्या था, मसला था एक तो तकसीम का और दूसरा रस्ते का। अदालत ने तकसीम का इशू फ्रेम कर दिया और रस्ते वाला इशू उसने फ्रेम किया ही नहीं। जब आपको तो रास्ता भी चाहिए, तकसीम भी करवानी और क्या चाहिए, रास्ता भी। आपको कब्जा भी चाहिए और किराया भी चाहिए। अदालत ने कब्जे का इशू फ्रेम कर दिया, किराए का इशू फ्रेम ही नहीं किया, रास्ते का इशू फ्रेम ही नहीं किया।
जो एक चीज़ आपको चाहिए उसका इशू फ्रेम नहीं किया, तो अब आप अदालत को दरख्वास्त देते हैं फ्रेमिंग ऑफ एडिशनल इशू। किस चीज़ की? ये जो हम सारी बातें पढ़े, कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आर्डर कौन सा पढ़ा है सीपीसी का? आर्डर 14। कौन सा आर्डर है? आर्डर 14। आर्डर 14(5), आर्डर 14 रूल 5 एक दरखास्त है जो इम्पावर करती है कोर्ट को, ये आर्डर इम्पावर करता है टू अमेंड, स्ट्राइक आउट द इशूज और ऐड द इशू। को किसी एग्जिस्टिंग इशू को अमेंड करना, स्ट्राइक आउट करना किसी इशू को जो एक्स्ट्रा है, या कोई एडिशनल इशू फ्रेम करना। ये हम दरख्वास्त देते हैं कि जनाब आप, अच्छा एक तो पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया, वैसे कोई पाबंदी नहीं है कि आप एडिशनल इशू की दरख्वास्त कब दे सकते हैं? एट एनी स्टेज ऑफ द केस। आपके पास इख्तियार है कि आप एट एनी स्टेज ऑफ द केस क्या कर सकते हैं? एडिशनल इशू की दरख्वास्त दे सकते। लेकिन इसके ऊपर कुछ जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं जो क्या कहते हैं, जो ये कहते हैं कि ना भाई, ये जो आपने कोई भी एडिशनल इशू वगैरह फ्रेम करवाना है ना, तो ये इनिशियल स्टेज पर हो जाना चाहिए। ये नहीं कि केस ख़त्म होने पर आ जाए और आप दरख्वास्त उठा कर ले कि जनाब क्या करो, एडिशनल इशू। क्योंकि अक्सर होता क्या, इसको मिसयूज़ कैसे किया जाता है। जब हमने फ़ीस ली थी केस को क्या करने की, लटकाने की, अदालत ने क्या किया, इशू फ्रेम कर दिया। हम फ़ौरन 14(5) की दरख्वास्त, जनाब ये इशू सही तरह फ्रेम करें। हुआ क्या, अदालत ने दावे को क्या कर लिया, मुकदमे को क्या कर दिया, साइड पे। फिर मुझसे कौन सी दरख्वास्त ले ली, एडिशनल इशू की। साथ मुझे कहा कि भाई साहब इसकी दूसरी कापी भी दो। मैंने दूसरी कापी भी दी, वो किसको दे दी, डिफेंडेंट को, कि जी अब इसका आप क्या करो, जवाब। अब डिफेंडेंट के जवाब के लिए क्या होगा, 15 दिन का टाइम तो कम से कम दिया जाएगा। वो 15 दिन बाद उसका क्या लाएगा, जवाब लाएगा। हो सकता है हड़ताल, हमारे तो हड़तालें अदालतों में तो हद से ज़्यादा होती है, ठीक है, ये वकील से मसरूफ़ भी हो जाते हैं। तो 2-3 पेशियों में क्या हुआ, काम आगे चला गया, फिर जवाब आ गया। जवाब के बाद क्या हुआ, इस पर बहस होगी, और बहस के बाद क्या होगा कि अदालत एक इंटरम आर्डर पास करेगी कि ये आपकी एप्लीकेशन अलाउड है या अलाउड। मैं कहता हूँ जनाब मेरे साथ तो जुल्म हो गया, मैंने तो ये इशू फ्रेम करवाना था और अदालत ने इशू फ्रेम नहीं किया। ठक रिवीजन फाइल कर दिया, कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और साथ दरख्वास्त भी लगा दी कि लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग को अनटिल इस एप्लीकेशन के डिसीजन तक क्या कर दिया जाए, स्टे। अब 6 महीने वहाँ पे लगा लिए, नहीं हुआ तो फिर किधर चला गया, हाई कोर्ट। और हमारा हाई कोर्ट इस तरह के मामलात में कहता है ज़्यादातर छोड़ो सारी बातें, करो यार, टाइम आर्ट है, चलो मौका दे दो, फलां चीज़ है, चलो मौका दे दो। अब दोबारा क्या मिल गया नीचे, मौका। तो ये वो वजह है जो सिविल केसेस को क्या कर देती है, साल हा साल तक ले जाती है। तो मतलब पॉजिटिव सेंस तो ये है कि जब एक रिक्विजिट इशू जो कोर्ट से आप सेटल करवाना चाहते थे, अगर कोर्ट उसको प्रॉपरली फ्रेम नहीं करता तो आप उसको क्या करते हैं, एडिशनल इशू की सूरत में। अभी जो इस्लामाबाद की सीपीसी की अमेंडमेंट आई है फरवरी 2020 के अंदर, उसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई है, ये पंजाब वाली अमेंडमेंट में नहीं, सिर्फ इस्लामाबाद वाली अमेंडमेंट पे, कि जब भी कोई शख्स इस्लामाबाद के अंदर कोई भी सिविल सूट फाइल करेगा और उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट जब वो फाइल होगी तो प्रपोज्ड इशू पार्टीज देगी कि जी ये मसला है हमारा, इस मसले पर आप हमारा क्या करवाएं, इसको तस्वीर करें, इस मसले को आप हल करें, ताकि वो पॉइंट जिस पे वो डिटर्मिनेशन चाहते हैं वो पॉइंट भी अदालत के सामने आ जाए। प्लेंटिफ साथ प्रपोज्ड इशू दे कि जनाब मेरा ये मसला है, मैं कोई और मसले पर नहीं जाना चाहता। अक्सर होता यही है कि दावा फाइल होता है, चलता 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 आखिर पे जो चीज़ आपको चाहिए होती है वो नहीं मिलती, कोई और चीज़ आपको मिल जाती है। तो जब आप इशू खुद प्रपोज करें कि जनाब मेरा ये मसला है, मुझे ये पॉइंट चाहिए, तो उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर ये मसला कभी भी नहीं आएगा। तो ये जो फ्रेमिंग ऑफ इशू में एडिशनल इशू की दरख्वास्त है, ये किसी भी वक्त दी जा सकती है। दरख्वास्तें जितनी, हमने तो आज ये नहीं पढ़ना था, हमने एक्चुअली क्या पढ़ना था, ये दरख्वास्त ड्राफ्ट कैसे होगी। तो ड्राफ्टिंग का जहाँ तक बात है, वो सब एप्लीकेशंस की ड्राफ्टिंग, उसका तरीकाकार ऑलमोस्ट सेम है, कोई भी फ़र्क नहीं है। सबसे पहले क्योंकि डेफिनेटली क्या होगा, ये मुकदमा किसी ख़ास अदालत में चल रहा होगा,
जब ये किसी ख़ास अदालत में चल रहा होगा तो सबसे पहले क्या आएगा, उस अदालत का नाम, कि इन द कोर्ट। कौन सी अदालत है? इन द कोर्ट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल मुकदमा आपका चल रहा है सीनियर सिविल जज 3 क्वेटा XYZ, जो भी है अदालत का नाम। तो ये कब इशू फ्रेम होते हैं? कि जब आपका मुकदमा ऑलरेडी नंबर शंबर उसको क्या है, लग चुका। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि जनाब ये मुकदमा मेरा क्या है, सिविल सूट नंबर 149 फॉर एग्जाम्पल 2020। फिर हर एप्लीकेशन में हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, इन री का मतलब इन रिगार्ड ऑफ। किसके रिगार्ड में? ये है जनाब XYZ वर्सेस ABC केस का टाइटल। नाम, प्लेंटिफ श्लेंटिफ, ये वो कुछ भी नहीं लिखना। उस दावे का पुराना नाम जो असल दावा है, किस चीज़ का है? फॉर एग्जाम्पल है सूट फॉर परमानेंट। ये इस दरख्वास्त का नाम नहीं है, ये उस दावे का नाम है जिसके अंदर ये दरख्वास्त आप लगा रहे हैं। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं एप्लीकेशन। किस चीज़ की एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन है जनाब आपकी एप्लीकेशन फॉर फ्रेमिंग। कौन सा क्या कराना चाहता? फॉर फ्रेमिंग ऑफ एडिशनल इश्यूज। और किसके तहत? अंडर ऑर्डर 14 और रूल 5। कभी कभी जब हमको दरख्वास्त देते हैं ना और हमें पता नहीं चल रहा होता कि हमने कौन सा रेफरेंस देना है, हम कहते हैं जी एप्लीकेशन फॉर फला, ठीक है, टू बी रेड विद ऑल द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ CPC। जैसे सब खुद देख लो, सही है, टू बी रेड विद ऑल द रेलेवेंट प्रोविजंस। लेकिन यहाँ पर तो मैं मौजूद है कि 14(5). अक्सर जब ये ना सर पाओ तो हम 151 CPC इनहेरेंट पावर, जनाब आपकी पावर है, इसको भी हम कर सकते हैं रेड विद सेक्शन 151 CPC। लेकिन ये क्लियर कट जब 14(5) है तो हम इसको एडिशनल रेफरेंस देने की ज़रूरत हमें नहीं होती। उसके बाद अब यहाँ पर रिस्पेक्टफुली श्वेत, ये एप्लीकेशन है ना, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, या तो रिस्पेक्टफुली श्वेत लिखे या लिखिए एप्लीकेंट। अच्छा, अब ये एप्लीकेंट तो मौजूद है इस दरख्वास्त का, ये क्या है, एप्लीकेंट। ये दावे में कौन है, क्या डिफेंडेंट है या प्लेंटिफ? तो वो लिखेगा कि एप्लीकांट उब्लीग प्लेंटिफ, अगर वो प्लेंटिफ है, और अगर वो डिफेंडेंट है तो एप्लीकांट उब्लीग डिफेंडेंट सबमिट्स एज अंडर। और ये दरख्वास्त कहाँ पर आई? किसी भी मुकदमे के अंदर आई। और लाजमी बात है कि ये अदालत में भी मुकदमा क्या है, चल रहा है, क्योंकि आप एडिशनल इश्यूज में फ्रेम करवाएंगे जो चलता मुकदमा है। क्योंकि जब मुकदमे रुक जाते हैं, डिसमिस हो जाते हैं, तो हम रिस्टोरेशन की दरख्वास्त देते हैं। तो जो रिस्टोरेशन की दरख्वास्त होती है उसमें तो डेट लगी कोई नहीं होती ना। यहाँ पर तो आपकी डेट क्या हो चुकी होगी, अगली पेशी की फिक्स हो चुकी होगी ना, तभी तो आप एडिशनल के उसमें जा रहे हैं। तो इस तरह की दरख्वास्त में जो पहला फिक्रा फिर आएगा नीचे, वो क्या आएगा, वो कुछ इस तरह आएगा। नंबर 1 जो इसका पैराग्राफ होगा वो ये होगा, दैट द अबव टाइटल्ड सूट, दैट द अबव टाइटल्ड सूट इज फिक्स्ड बिफोर लर्नेड कोर्ट ऑन 10/11/2020, जो भी डेट है कि जी फलां डेट को ये केस क्या है, फिक्स है। किस लिए फिक्स है? दूसरा पैराग्राफ, दैट द सेड सूट इज फिक्स्ड फॉर एविडेंस, फला फला, जो भी जिस मकसद के लिए, तो आप उसमें लिखेंगे कि उस डेट की प्रोसीडिंग क्या है, किस मकसद के लिए ये डेट फिक्स की गई है, फला फला लिख दिए जनाब। अब अगली बात क्या कर दी है? अगली बात उसमें आपने ये कर दी है कि जो हमारा इनिशियल दावा है, वो हम इसको पहले पैराग्राफ भी दे सकते हैं
कि जो हमारा एक्चुअल दावा है ना वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस एप्लीकेशन है, उसको भी इसके साथ क्या किया जाए, मिला के, ताकि दोबारा रिप्रोड्यूस ना करना पड़े कि हमारी जो प्लेट थी वो भी इसी का क्या है, हिस्सा है। अब यहाँ पर आप क्या करें कि जी ऑनरेबल कोर्ट ने क्या किया, इशू फ्रेम किए, या लर्नड कोर्ट ने क्या किए, लर्नड कोर्ट ने फलां डेट को क्या किए थे, इशू फ्रेम किए थे। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट उन इश्यूज में फ्रेम होने से रह गए। हेंस फॉलोइंग एडिशनल इश्यूज मे वेरी काइंडली बी फ्रेम्ड बाय द कोर्ट। अब वो आप उसको इशू क्या करेंगे, एक दो, जितने भी आप, अगर एक इशू देना चाहते हैं तो एक, दो देना चाहते हैं तो दो, कि जी आइदर द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड फॉर वे आर नॉट, तो ये क्या हो गया, इशू। तो आप उसको प्रपोज्ड इशू दे देंगे कि जनाब ये इशू आप क्या करें, फ्रेम करें। वैसे जो इशू होते हैं ना, हम किस सूरत में शुरू करते हैं, हमेशा इशू हमारा किस लफ्ज़ से शुरू होता है, वेदर। तो वेदर के साथ हम क्या कर देंगे, उसको एक या दो जो भी इशू है वो दे देंगे, और फिर उसके बाद प्रेयर आ जाएगी कि देयरफॉर इट इज हम्बली प्रेड दैट द सेड एप्लीकेशन ऑफ द applicant public plaintiff may very kindly be allowed in the interest of justice, equity and fair play। हर एक के आखिर पे in the interest of justice, equity and fair play। यहाँ पर फिर सिग्नेचर किसके आएंगे, एप्लीकांट ओब्लीग प्लेंटिफ के थ्रू, कौंसल है तो कौंसल। और ये क्या है, एप्लीकेशन। और मैंने आपको एक चीज़ क्लियर कट बताई हुई है दैट ऑल द एप्लीकेशन which are filed before the court must be supported with affidavit of the applicant। Without affidavit अदालत, और अगर आप एफिडेविट नहीं लगाएंगे इसके जवाब में, पहला पॉइंट क्या होगा, that the said application was not supported with the affidavit, hence it shall be dismissed, it shall not be allowed। पहला पॉइंट यही आ जाएगा। जब आप ये दरख्वास्त लेकर जाते हैं तो अदालत को चाहिए कि वो आपसे पहले पूछे कि क्यों, क्या, कैसे, लेकिन अदालत कहती है जी कापी जमा कर दे जी, अपोजिट पार्टी को कहते हैं जी कापी दे दे, अगली पेशी पे क्या करेंगे, इसका जवाब। और फिर वो क्या करता है, जब इसका जवाब लेकर आता है, तो जब भी हमने जैसे जवाब दावा दिया था प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस, यहाँ पर भी पहले क्या आएंगे जवाब में, प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस। सरकारी फिक्रे कैसे वाले, वही वाले कि जनाब इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट हम उठाते हैं वो किस स्टेज पर यह दरख्वास्त दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स मौजूद है कि अगर ये आपका एडिशनल इशू का दरख्वास्त दिया गया एट द लेटर स्टेज ऑफ द केस, कि जब वो केस अपने आखिरी मराहल पर है, तो इसका मतलब ही क्या है, लिंगर ऑन करना। तो हम उसमें लिखते हैं कि जनाब ये जो इस स्टेज पर आई है सिर्फ लिंगर ऑन करने के लिए दी गई है, इस इशू के फ्रेम करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। फिर थोड़ा सा जब इस पर आर्ग्यू करते हैं दरख्वास्त पे, हम उसमें क्या करते हैं, उसका प्रीवियस केस हिस्ट्री ले जाते हैं, उसकी आर्डर शीट्स होती है हमारे पास, क्योंकि फाइल तो हम मेंटेन कर रहे हो। तो जनाब फलां पेशी पर, फलां पेशी पर, फलां पेशी पर ये आए नहीं, उस पेशी पर इसने ये कर दिया, फलां पेशी पर इन्होंने ये कि, आज ये दरख्वास्त सिर्फ इसलिए दी है कि अदालत हुजूर का क्या किया जा सके, टाइम ज़ाया किया जा सके। और जो इशू ये अभी इसने कहा है जनाब, ये इशू फलां जगह पर ऑलरेडी क्या हो चुका है, डिस्कस हो चुका है। क्योंकि आज मैंने जो हमारे प्रैक्टिस वाले लोग उनको सिखाना था बहस। अदालत में जो बहस है वो बहस नहीं होती, ठीक है। बहस तो जो हम लोग आपस में करते हैं ना, यूं 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 यूं, एक लड़ाई झगड़े वाली, ये बहस होती है। अदालत में लड़ाई झगड़ा यूं फू ना। अदालत में जितना ज़्यादा, एक डेफिनेटली एक, जब आप कोर्ट में जाते हैं तो जो जज वहाँ पे बैठा है उसका एक रिस्पेक्ट है। तो किसी भी, और एक चीज़ जो आपने देखा होगा कि जो हमारे बार एट लॉ वाले लोग होते हैं वो बहुत जल्द ऊपर चले जाते हैं। क्या वो कोई बहुत अच्छे वकील होते हैं? नहीं, उनको सिखाया क्या जाता है, ओनली प्रेजेंटेशन, दैट हाउ टू प्रेजेंट योर केस, और उनको कुछ भी सिखाया नहीं जाता। वो लॉ तो पढ़ते ही नहीं है, बार एट लॉ में होता ही क्या है, प्रेजेंटेशन सिखाई जाती है। और हमारे जो लोकल लोग हैं वो प्रेजेंटेशन उनको तो सिखाई नहीं जाती। तो फ़र्क यही से आ जाता है। तो एक्चुअली जो आर्ग्यूमेंट या कोर्ट के अंदर जो बॉडी लैंग्वेज ऑफ द एडवोकेट है वो मैटर्स अ लॉट।
अब अगर मैं यहाँ पर आप में से किसी को डांटता हूँ तो आपका चेहरा नज़र आ जाएगा कि किसने उसको बुरा माना और किसने उसको बुरा नहीं माना। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है, क्योंकि जो और एक चीज़ और है, बाज़ वक़्त ऐसा हो जाता है कि लोग जो भी हम बात करते हैं कि हर बंदा एक्सपर्ट नहीं है और हर बंदे को हर चीज़ पर कमांड नहीं हो सकती। हो सकता है एक चीज़ ऐसी जो मैं पढ़ चुका हूँ और वो किसी और ने नहीं पढ़ी, तो अगर मैं इस बुनियाद पर अपने आप पे फ़ख्र महसूस करूँ या उस बंदे को क्या करूँ, डिग्रेड करूँ, तो ये क्या है, गलत। बाज़ वक़्त ऐसा वहाँ पर भी हो जाता है कि कोर्ट में कोई ऐसी बात होती है जिस पर आप श्योर होते हैं और मे बी कोर्ट उसके रॉन्ग साइड पर जा रहा है, बट ना, ये नहीं कि जनाब आप तो गलत, ये टोटली गलत प्रैक्टिस। अब आप वहाँ पर जाकर एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, जी मैं आपको समझाता हूँ। अक्सर यहाँ पर भी हमारे यहाँ जो है ना, अक्सर कोई मतलब सवाल करते हैं, हम तो टीचर है ना, तो जो जजेस हैं वो उसका स्टेप क्या है, हमसे एक स्टेप, हम तो असिस्टेंट कर रहे हैं कोर्ट्स की, हम तो बंदे तैयार कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन तो वो कर रहे हैं। तो अगर हमें भी कोई कहता है जी मैं आपको समझाता हूँ, ये तो हमें बुरा लगता है कि यार ये बंदा स्टूडेंट होकर कह रहा है समझाता हूँ। तो वहाँ पर ऐसा लफ्ज़ आपने क्या करना है, अवॉइड करना, कि मैं जनाब समझाता हूँ, मैं वहाँ पर मैं नहीं है। जब उसको एक रिस्पेक्ट मिली है और वो उस पोस्ट पर जज बैठा है, जितना आप अपने उस लहजे को धीमा रखेंगे, जितना आप अपनी पिच, टोन, और अगर आप लोगों को आदत है तेज़ बोलने की, ऊंचा बोलने की, वहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा क्या करें, ख़त्म करें। प्रैक्टिस करें पहले उधर जाने से पहले कि आपका जो वहाँ का लहजा है, क्या आपका लहजा ऐसा तो नहीं है कि जो उस जज को बुरा लगे। जज मीन्स कोई भी, अगर एक बंदा जिसको अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, जो वहाँ पर बैठा है, आपने उसकी उस सीट के मुताबिक उसको रिस्पेक्ट देनी है। तो जब आप कोर्ट में जाए तो डेफिनेट जो एक पहला रिस्पेक्ट है जो आपने पे करना है वो पे करें। फिर उसके बाद जब आप आर्ग्यूमेंट करते हैं तो आर्ग्यूमेंट करने के लिए, क्योंकि अक्सर आर्ग्यूमेंट होता है दोनों बंदे खड़े होते हैं, लेफ्ट साइड भी और डिफेंड, तो रिक्विजिट मौका देना है उसको। अगर आपका है सिस्टम, कोशिश करें कि अपनी बात पहले से तहरीर करके जाए और पूरी बात एक साथ बयान करें और फिर तहम्मुल के साथ डिफरेंट का आर्ग्यूमेंट सुने, दरमियान में नहीं टोकना। अपने साथ जब भी आप आर्ग्यूमेंट के लिए खड़े हो, कागज़ और पेंसिल आपके साथ होना चाहिए। जिस जिस बात पर आपको एतराज़ है वो आपने क्या करनी है, अपने साथ। और जब वो अपना आर्ग्यूमेंट कंप्लीट करे तो फिर अगेन, सर अगर आपकी परमिशन हो तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमारे लर्नड काउंसिल की तरफ से आए हैं, मैं क्लियर करना चाहता हूँ। हम लोग ये चीज़ें वहाँ पर नहीं कर रहे होते, बट जितने हम हम्बल, जितने हम अच्छे तरीके के अच्छे प्रेजेंटर बनेंगे, उतना ही हमें क्या मिलेगा वहाँ से, रिलीफ इन द सेंस इसलिए मिलेगा कि हम अपनी बात को कन्वे अच्छे तरीके से कर सकेंगे। हम गए ही क्यों है, हम अपने क्लाइंट का केस कन्वे करने के लिए गए, वहाँ पर अपनी जिद के लिए, ना के लिए नहीं गए खड़े। तो हमने क्या करना है, कोर्ट से फिर परमिशन एक बराबर तरीके के साथ, कि अगर सर आपकी परमिशन हो तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मेरे मुअज़्ज़ज़ कौंसल की तरफ से आए हैं, मैं उनकी मज़ीद वजाहत करना चाहता हूँ। तो अब उसको पता चला। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, ये बोल रहे होते नहीं जनाब ये फ़लाँ है, तो जज भी वो देख रहे हो तो फ़ौरन नतीजा चेंज हो जाता है कि यार ये क्या है, ये आप क्या कर रहे हो। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर परमिशन लेकर फिर आप उसको क्या करें, कोर्ट के साथ बताएं उसको। तो आर्ग्यू जो है, एक बात जहन में रख लें कि ये साथ खड़ा ना तो आपका दुश्मन है और ना आप इसके साथ बहस कर रहे हैं और ना आपने इसको मुखातिब कर दें। आपका मुखातिब कौन है, अदालत। आपने वो बात, इस पर एतराज़ है, बताना किसको है, आपने इसको आपने पिंच नहीं करना, इसको आपने कोई बात नहीं करनी, इसको पॉइंट आउट आपने नहीं करना। जो बात आपने करनी है किसके साथ करनी है, कोर्ट के साथ। आप अदालत को बताएं कि जनाब जो ये पॉइंट था, ये फ़लाँ पॉइंट था, और जितने अच्छे लहजे, अच्छे तरीके के साथ आप अपनी बात अदालत तक, और अगर जज आगे से कुछ कहता हो तो आप सुने, ठीक है। और उसके बाद अगर जज के पॉइंट के बाद आप कोई मज़ीद पॉइंट देना चाहते हैं तो मज़ीद कि सर आप ठीक करें, बट ये चीज़ उसको गलत नहीं करना, ठीक है। अगर आप उसको वो कहेंगे कि गलत, तो वो एक नेगेटिव चीज़ है। वहाँ पर पीछे और लोग भी तो बैठे होते हैं ना। आप श्योर भी हैं तो फिर भी आप कहेंगे नहीं हुजूर मैंने ये चीज़ जो फ़लाँ जगह पर फ़लाँ अदालत, और
आर्ग्यूमेंट जब भी आप करने के लिए जाए ज़ुबानी नहीं होता। ज़ुबानी मतलब आप अपने आर्ग्यूमेंट की सपोर्ट में केस लाज लेकर जाते हैं। आर्ग्यूमेंट कंप्लीट करने के बाद या ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट आप क्या करते हैं कि जहाँ पर आपको एक चीज़ सपोर्ट करती है, क्या चीज़ सपोर्ट कर रही है, आपको ये चीज़ सपोर्ट कर रही है कि जनाब फ़लाँ केस में भी इस स्टेज पर इशू फ्रेम हुआ था। जनाब ये ऑनरेबल, और जब भी आपने किसी भी अदालत का नाम लेना है, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो हमारे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं इनके लिए हम लर्नेड कोर्ट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। लर्नेड सिविल कोर्ट, लर्नेड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और हाई कोर्ट के लिए हम ऑनरेबल हाई कोर्ट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लिए। जनाब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जनाब, नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इस रिगार्ड में। और जनाब मैं ये आपको क्या करना चाहता हूँ, पेश करना चाहता हूँ, डायरेक्ट पेश नहीं करना, उस जजमेंट का वो हिस्सा जो आपको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, वो आप हाईलाइट करें पहले। और क्योंकि डेफिनेटली आपका क्लाइंट भी साथ है, तो क्लाइंट इसी बात पर खुश होता है कि आज वकील साहब ने वहाँ पर अंग्रेज़ी में ढेर सारी बातें की थी, ठीक है। वो जो जजमेंट आपके हाथ में होती है अंग्रेज़ी में, आप उसका रेलेवेंट पोर्शन पढ़ के सुनाएं। जब हम यंग लॉयर होते हैं तो रीडिंग हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है बिफोर कोर्ट। तो उसमें आप ऐसे पॉइंट्स जो आप रीड आउट करते हैं, एक जितनी ज़्यादा देर आप जज के सामने डाइस पे खड़े होते हैं वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। फिर जितना ज़्यादा वहाँ पर खड़े होकर आप बोलते हैं वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और जो तहरीरी चीज़ को आप वहाँ पर बयान करते हैं वो आपका और ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्या होता है, बिल्डअप होता है। तो आप उस रेलेवेंट पोर्शन को पढ़ के जज को बताएं, फिर हाईलाइट करके हुजूर ये आप इसको कंसिडर करें। तो हर स्टेप जो वहाँ पर होना चाहिए वो रिक्विजिट डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट उसके मुताबिक। और उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने वकला में देखी है प्रैक्टिस के हवाले से, जो बहुत बुरी लगती है कि जाओ टाइया ऐसे, ठीक है, कॉलर यहाँ पे है तो पता नहीं है कि किधर है और किधर नहीं है। फिर ऐसे भी मिलेंगे जो पेंट कोट के नीचे जोगर, खुदा का यार खौफ कर लो, कॉलर की ऐसी हालत, वो अभी जाकर हमें अंदाज़ा होता है ना। मैं सुबह सुबह जाता हूँ ना, 4-5 लड़कों को बुलाता हूँ, मैं कहता हूँ तेरी शादी को 2 साल हो गए, तेरी शादी को 6 महीने हो गए, तेरी शादी को 5 साल हो गए। क्यों? 6 महीने वाले का कॉलर तकरीबन ठीक होता है, जो 2 साल वाला होता है उसका कॉलर सिर्फ यहाँ से मैला होता है, और जो 5 साल वाले होते हैं बेचारे उनके कॉलरों की हालत क्या होती है, बिल्कुल थोड़े मुड़े हुए होते हैं। तो यार ये चीज़ शर्ट कितने की आ जाएगी, 700 रुपये की, 800 रुपये की, 1000 रुपये की आ जाएगी। टाई कितने की आ जाएगी, 100 रुपये की, 150 रुपये की, 200 रुपये की, ठीक है। तो ये चीज़ें वकला के पास क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए, ये चीज़ें मैटर करती हैं। जब आप एक अच्छे ड्रेस के साथ बिफोर कोर्ट पेश होते हैं तो वो चीज़ भी मैटर कर रही होती है। और डेफिनेटली वो जो 12 टावर वाले लोग मैंने आपको बताया वो क्या है, वो वही लोग होते हैं कि जो अफोर्ड कर सकते हैं, और उनकी अफोर्डेबिलिटी की वजह से उनका जो ड्रेसिंग का लेवल है वो हमेशा क्या होता है, अच्छा होता है। वो ड्रेसिंग का लेवल ही जब वो सामने जाते हैं, एक तो वो एटिकेट्स, दूसरा ड्रेसिंग का लेवल, और तीसरा उनका रिस्पेक्ट देने का तरीका कार, ये सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। और ये चीज़ें क्योंकि जब आप इस रवैये के साथ अदालत में जाएंगे, कोर्ट का रवैया भी आपके साथ क्या होगा, चेंज होगा। जब आप अपनी बात को अच्छे तरीके से अदालत में कन्वे करने की सलाहियत रखते होंगे तो अदालत भी क्या करेगी, अगली बात भी आपकी बात सुनेगी, आपको टाइम देगी। वो टाइम तब मिलेगा जब कोर्ट ये देखता है कि ये बंदा जब मुझसे टाइम लेता है तो वाकई ही रेलेवेंट पोर्शन ही डिस्क्राइब करता है, इररेलेवेंट चीज़ों की तरफ नहीं जाता। तो ये चीज़ें आगे इंशाल्लाह जब हम करेंगे ना इसको प्रैक्टिस के हवाले से, तो कुछ अर्से तक है कोई मूड कोर्ट का इधर भी मेरा है इरादा, कोई कंपटीशन, मैं वो उन मूड कोर्ट कंपटीशंस के ख़िलाफ़ हूँ जो ये जी हिटलर वाला ट्रायल और इंटरनेशनल वाले, ओ भाई छोड़ दो यार, हमारे बच्चों ने ना तो यूएनओ में जाना ना या वहाँ पे जाके करना है। इनको मूड कोर्ट करवाना तो किसका करवाओ, फैमिली के दावों का करवाओ, 337 की ज़मानतों का करवाओ, सक्सेशन के केसेस का करवाओ। शुरू में इनको ये चीज़ें पहले सिखाओ ताकि ये सीख ले, फिर ये आगे चले जाए। तो कुछ अर्से तक देखेंगे, फिर आप लोगों को जो है ना वो क्रिमिनल साइड जब हम पढ़ाएंगे ना, तो आपको ज़मानत की तैयारी वगैरह करवा के सिटिंग मजिस्ट्रेट्स को हम यहाँ पर बुलाएंगे, आप उनके सामने पेश होकर एक बार अपने केस को वहाँ पर ऐसे ही प्रेजेंट करेंगे जैसे एक्चुअली प्रेजेंट किया जाता है। कुछ अर्से बाद हम इंशाल्लाह ये चीज़ें स्टार्ट करेंगे।